बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर, शहर की सब बातों और सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़िन, कल मुसलसल बारिश हुई है और बारिश के बाद हर तरफ जलथल था, मौसम खुशगवार था, लेकिन कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए जहाँ पर छतें भी गिरी, सड़कों पर पानी भी जमा रहा, लेकिन फिर उनको निकाल लिया गया। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे, हमारी खबरें भी इसी पर होंगी। लेकिन आज की मौसम की सूरत हाल आपको बताते चलें। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 33 और 12 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 31 और 9 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हमारे पास स्काई डायलॉग है जी। मेंटल हेल्थ इज़ रियल और वेन्यू है इसका OLO जंक्शन 43A ब्लॉक D न्यू मुस्लिम टाउन लाहौर और टाइमिंग है 6:30 बजे। और इसमें मेंटल हेल्थ के हवाले से जितनी भी डिजीज़ हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। फंडामेंटल्स ऑफ HRM मैनेजमेंट हाउस वेन्यू है इसका और इसमें आपको 2 डेज़ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड वर्कशॉप है जिसमें फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिखाई जाएगी। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, 90 मिलीमीटर तक बारिश, शहर पानी पानी, इमरजेंसी नाफिज, पोश इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। लाहौर में 267 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें, LDA ने कार्रवाई के लिए कमर कस ली। नाकिस ज़रूरी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। और सबसे आखिरी टॉप स्टोरी हमारी, नर्सिंग स्कूलों को अपग्रेडेशन, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर रजा खरल और दुरा नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। और आज की हमारी लीड स्टोरी, 90 मिलीमीटर तक कल बारिश हुई शहर में मुसलसल। पहली ये बारिश थी जो तेज़ हुई और मुसलसल होती रही और हर जगह पर हुई। पानी के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई वासा की जानिब से, लेस्को की तरफ से भी इमरजेंसी नाफिज की गई क्योंकि फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं। पोश इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। जी बिल्कुल, ये कई वजूहात हैं इसमें। एक तो ये कि जहाँ पे उखाड़ बिछाड़ है और उसके असरात दूर दूर तक होते हैं, जैसे मजंग के जो पानी जमा हुआ है या कलमा चौक के करीब जमा हुआ है तो वो सड़कें उखाड़ने की वजह से है। बारिशों के मौसम में अगर आप इस तरह की खुदाई का काम जारी रहेगा और हुकूमत इस तरह की चाहे जितनी भी बड़ी एमरजेंसी अरेंजमेंट्स कर ले, वो उससे निपटना इतना आसान नहीं है। बाकी दुरे बताएंगे, वासा उनकी बीट है, लेकिन हर्डल्स क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, मेरे ख्याल में ये दुरे ज़्यादा। जी दुरे ने, अब एक तरफ तो कहा जाता है कि पानी फ़ौरन निकाल लिया, मशीनरी और अमला जो है वो मुतहरिक हो जाता है, लेकिन कॉज क्या है, पानी जमा ही क्यों होता है? इसमें दो चीज़ें हैं। एक हमें माननी पड़ेंगी कि लक्ष्मी चौक में पहले पूरा पूरा दिन पानी खड़ा रहता था और हम अगले दिन भी जाके रिपोर्टिंग कर रहे होते थे कि अभी भी पानी नहीं निकाला गया और 4 से 5 इंच पानी जो मामूल बना था 24 घंटे तक क्लियर किया जाता था। ठीक है, बहुत आपने कैपेसिटी बिल्डिंग की, आपने 4 मशीनें लगा के उसके बाद आपने पंप्स को 100 क्यूसी तक उसकी इस्तेदाद बढ़ा के बहुत ज़्यादा पानी को फ्लो कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम जो आपका पानी ले रहा है वो तो उतना ही है जितना गिलास है, जितना गिलास में पानी आना है। उसके बाद तो या वो ओवरफ्लो होगा या फिर वो ज़्यादा जो है प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो हमारे सिस्टम को यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है। और कल लक्ष्मी चौक में तमाम तर इंतजाम के बावजूद तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद पानी जो है वो निकालने में दिक्कत पेश रही है। और जब तक बारिश रुकी नहीं है तो सिस्टम ने पानी को पूरी तरह से सक नहीं किया। तो
एक तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग की अशद ज़रूरत है। हम मौके पे तो कैपेसिटी बिल्डिंग कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे सिस्टम पूरा आपका बिछा हुआ है और वो एंड तक जा रहा है, मेन ड्रेन्स तक, वो हमारी कैपेसिटी बहुत थोड़ी है। दूसरी बात जो हमने देखी है कि खास तौर पे वो इलाके जहाँ पे पानी नहीं मौजूद होता था, वहाँ पे पानी जमा होना शुरू हो गया। और मैं बात सबसे पहले इचरे से स्टार्ट करूँगा। इचरा, रहमानपुरा, उसके बाद दीगर उससे मुल्हिका सारी आबादियाँ डूब गई और वहाँ पे मजंग पे मेट्रो के नीचे पानी, और वहाँ पे पानी जो है बारिश होने के 5 घंटे के बाद भी नहीं निकाला जा सका। शाम 6-7 बजे भी हम गए तो वहाँ पे पानी मौजूद था। उसकी वजह यह है कि मेट्रो बस का सिस्टम जब बनाया गया था तो ये बात कहा जा रही थी कि 2 से 3 साल बाद इसके आफ्टर इफेक्ट्स, इसके आफ्टर शॉक्स आपको मिलेंगे, जो हमें मिलना शुरू हो गए हैं। मेट्रो बस बना दी कि पूरी फिरोजपुर रोड पे, इधर का सिस्टम इधर रह गया, इधर का सिस्टम इधर रह गया। यही वजह हुई कि मेट्रो बस सिस्टम और फिरोजपुर रोड ऊपर हो गया और दीगर आबादियां नीचे हो गई। अब जब पानी फ्लो के साथ आप सक करते हैं, उसको निकालते हैं, ड्रेनेज सिस्टम की तरफ ले जा रहे होते हैं, तो वो पानी बैक फ्लो मारता है क्योंकि थोड़ी सी चढ़ाई की तरफ जाता है। तो सारी आबादियां कल डूबी रही और पानी नहीं निकला। इस तरह गुलबर्ग के इलाकों में, पूरे शहर में डिप्रेशन है। आपकी ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन बन रही है और कदाफी स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि मुझे लगता है एक रवायत बन गई हुई है कि वो ज़ेरे आब आ जाता है जब भी। देखिए जी, वहाँ पे बहुत हदूद का मसला है सबसे बड़ा। वासा कहता है कि जी हमारे अंडर नहीं है, लेकिन हम बनाने को तैयार है, हमें पैसे दिए जाए, हमें बताया जाए कि हमारे इतने फंड्स हैं। निश्तर बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फंड्स हर साल गुज़िश्ता 4 सालों से वापस जा रहे हैं, लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं है, वो प्लान बनाने को तैयार नहीं है। उनके बजट में हुकूमत पंजाब सैनिटेशन के पैसे रखती है स्पोर्ट्स निश्तर कॉम्प्लेक्स के, लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं है। उनके नाक पे कोई महकमा नहीं ठहरता। ठीक है, वासा पसंद नहीं तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से करा लें, वो पसंद नहीं टाउन इंतजामिया से करा लें, वो पसंद नहीं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से करवा लें, लेकिन वहाँ का मसला तो हल कराएं। बिल्कुल सही। अच्छा, इस यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कि कितने घंटे लगे पानी को क्लियर कराने में और अभी शहर की सूरत हाल क्या है, इस पर बात करेंगे। कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे इचरा, सुल्तान अहमद रोड, जहां पर पानी जो है वो 24 घंटों बाद भी निकाला नहीं जा सका। एवरेज चाइना स्कीम जहां पर वेस्ट तक पानी था, कितने फुट पानी बड़े सालों बाद मैंने देखा है कि पानी वहाँ पे मौजूद रहा है। और अगर आप बात करें ताजपुरा स्कीम की, आप इस हरबंसपुरा की तरफ चले जाएं, मुगलपुरा में चले जाएं, ये वो इलाके हैं जहाँ पे इतनी ज्यादा डिप्रेशन नहीं होती थी, पानी जरूर मौजूद होता था, बारिश होती लेकिन निकल जाता था और एक कुदरती सिस्टम के तहत भी वो निकाल दिया जाता था। लेकिन अब तो इनको आर्टिफिशियल सिस्टम और वसाइल यूज करने पड़े, मशीनें लगानी पड़ी हैं, पानी को उठा के कहीं और फेंकना पड़ा है। और चाइना स्कीम का जितना बुरा हालात है, और जिस तरह कल ड्रोन उड़ा के हमने दिखाया वहाँ पे किस तरह से गलियों में और आबादियों में पानी मौजूद था, मैं समझता हूँ कि इससे बुरे हालात लाहौर शहर के या मैंने 2012-11 में देखे थे, आदमी के, तो सोचे घरों में क्या सूरत हाल होगी, घरों का सामान लोग कहाँ उठा कर रखेंगे। जी बिल्कुल, कई मसाइल हैं। एक तो ये कि आमदोरफ्त मुतासर, बुरी तरह मुतासर, ट्रैफिक चौक रही तकरीबन हर चौराहे पे, और एक जगह से दूसरी जगह जाना मिनटों के बजाय घंटों में चला गया। फिर ये कि घरों के अंदर फिर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी मसाइल, वो जो ट्रिपिंग्स होती रहीं, फिर इसके अलावा जो करंट लगने के डर कि आप खंबे हैं, पानी उसके इर्द गिर्द है, तो उसकी वजह से डर। तो ये एक नहीं, एक मसला नहीं, कई मसाइल पैदा हो जाते हैं। अच्छा, और ऊपर से मुझे तो माँ बाप की समझ नहीं आती है कि ठीक है घरों में पानी आ गया और वो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को तो संभाल लें, बच्चे जाके इस गंदे पानी में नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए तो फिर जो है वो जिम्मेदारी ढूंढी जाती है। ये एक आफत होती है, रहमत उस वक्त तक होती है जब तक वो आपके बस में है, और उसके बाद ये एक आफत की सूरत अख्तियार कर लेती है। और आफत जब बनती है तो उसमें किसी को भी नुकसान हो सकता है। इसमें पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी ये थी कि इस पानी को जितनी जल्दी मुमकिन था निकाल। बारिश भी तो 8 घंटे हुई और मुसलसल बारिश। बेशक ये बारिशें लाहौर में हम याद है हमें 10-10 घंटे 12-12 घंटे 2-2 दिन तक भी रही हैं। इस बार तो वो झड़ी लगी ही नहीं है। अगर वो लग जाती, क्योंकि इस दफा इस मौसम की ये पहली लंबी बारिश थी और मुसलसल बारिश थी इस मौसम की, लेकिन ये कोई रिकॉर्ड बारिश नहीं है, ये हमें याद है। ये बड़ी बड़ी बारिश होती है। ये बारिश में बहुत बात जानना जरूरी है कि इसकी इंटेंसिटी देखी जाती है, तो कितने ज्यादा टाइम में या कितने कम टाइम में कितनी इंटेंसिटी की बारिश हुई। यहाँ पे ऐसी सी बारिश भी हुई है, ये तो पूरा दिन 5-6 घंटों में 90 मिलीमीटर हुई है ना, यहाँ 1 घंटे के अंदर भी 100 मिलीमीटर क्रॉस की है बारिश। और जब वो बारिश हुई थी तो मुझे याद है कि ताजपुरा क्या आजम गार्डन में कश्तियां चल गई और पता नहीं क्या क्या हो गया।
तो वो हालात भी रहे हैं, ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं होगी। अच्छा, एवरेज घंटे कितने वासा की तरफ से कहे जा रहे हैं कि पानी निकाल लिया जाएगा? लक्ष्मी चौक कितनी देर में क्लियर हुआ? लक्ष्मी चौक तो 3 घंटे से ज्यादा लगे, तकरीबन 4 घंटे लग गए हैं। और लक्ष्मी चौक में बहुत सारी दुकानों के अंदर पानी चला गया जो अमूमन नहीं जाया करता था। वहां पे लोग दुकानें बंद रखते थे कि जी अब पानी जमा हो जाएगा, तो आना किसी ने है नहीं। लेकिन अब हालात चूंकि इनके दावे किए जा रहे थे कि अब पानी नहीं खड़ा होगा, हालात बड़े अच्छे हो गए हैं, तो कल लोगों ने दुकानें खोली भी और अपना फर्नीचर उठा के उन्होंने शेल्फों के ऊपर रख दिया। मैंने कल खुद देखा वहाँ पे सोफे जो है वो शेल्फों के ऊपर पड़े हैं, और जो वहाँ पे लोग बेचारे बैठे हैं, जद्दी पुश्ती जिनकी जायदादें हैं, वो वहाँ पे परेशान बैठे हैं। अच्छा, साल हर साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि मई, जून, जुलाई में या कभी कभी तो मार्च से ही शुरू हो जाता है कि इनकी प्री मानसून तैयारियां शुरू हो जाती है, जिसमें वासा भी एक्टिव होता है, लेस्को को भी ऑन बोर्ड लिया जाता है। फिर क्यों हमेशा यही सूरत हाल जो है वो हमारे मुल्क में सबसे बड़ी और हमारे शहर में भी सबसे बड़ी ये एक बदनसीबी कह लें कि अगर जापान सुनामी से लड़ सकता है और एक दफ़ा सुनामी आया, उसके बाद उन्होंने ऐसी तैयारी की, उन्होंने कहा कि अब किसी भी किस्म का सुनामी आए तो हम उसे लड़ लेंगे। लेकिन हमारे पास एक से बढ़ के एक डेंगू आ रहा है, हमारे पास कोंगो वायरस आ रहा है, हमारे पास मानसून की बारिशों का एक मसला है और हम लड़ नहीं रहे। लेकिन डेंगू के हवाले से तो कवर कर लिया, और वो उसमें जो चीज अच्छी है आई थिंक उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसने कमर कसी डेंगू के खिलाफ। और हमें इस दफा कोई भी एक ऐसा रिपोर्ट केस नहीं हुआ जो स्वेर नहीं होता, क्योंकि हम इम्यून भी हो चुके हैं। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि डेंगू से जो एक बार लड़ जाता है वो उसके बाद कई सालों तक इम्यून हो जाता है। और मैं खुद भी इससे गुजरा हूं, तो अब मुझे डेंगू अगर मच्छर लड़ भी जाए ना तो मुझ पे वो इफेक्ट नहीं होगा जो मुझ पे पहली दफा हुआ था। और मैं पढ़ा रहा था मेडिकली इसका एक और भी पहलू है कि आपको अगर एक दफा डेंगू हुआ, अक्सर लोग सोचते हैं कि उनको दोबारा नहीं होगा, वो दोबारा डेफिनेटली हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, वो खैर वो तो हम अक्सर एक टेक्निकल हो जाती है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि हमें शहर से पानी निकालने की इमरजेंसी क्यों नाफिज करनी पड़ी? हम क्यों नहीं तैयार थे? हमें पता भी था लाहौर में सबसे हैवी स्पेल आ रहा था, कल से जो शुरू होके अभी मंडे तक चलेगा, और आज रात भी 10 बजे के बाद मुसलसल सुबह तक बारिश की पेशन गोई की जा रही है। तो इन चीज़ों से हमने क्यों नहीं तैयारी की गई? हमारे पास क्यों नहीं इमरजेंसी सारे इश्यूज थे? ठीक है, हमारे एफर्ट रही, हमारे तमाम अफसरान, हमारे तमाम MD वासा, DCO लाहौर, MNA ये तो आप वासा की बात कर रहे हैं ना रजा भाई, कल लेस्को का ये हाल था, 87 फीडर स्ट्रिप कर गए और कई इलाके एक तो पानी की वजह से परेशान के घरों में पानी आ रहा है, सड़कों पर पानी, आमदोरफ्त मुतासिर, ट्रैफिक जैम, दूसरी तरफ बिजली नहीं है। ये सूरत हाल तो कंट्रोल की जा सकती है ना कि बिजली से आपके फीडर्स ही ट्रिप कर जाते हैं। ये कोलैटरल किस्म की प्रॉब्लम है जो पूरे सिस्टम जब चोक होता है, ख़राब होता है जब, तो हर चीज़ कोलैप्स करना शुरू हो जाती है। लेकिन जब इंतज़ामिया कोलैप्स करती है ना तो उस वक्त ये मसाइल ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अब ये है कि बहुत सारी तनकीद हुआ करती थी कि CM साहब जो हैं वो लंबे लंबे बूट पहन के जाया करते थे, अब वो भी छोड़ गए हैं। अब उन्होंने अपनी टीमों को मुतहर्रिक कर दिया, मसले बूटों से हल नहीं होते और वो उनको समझ आ गई है, वो अभी भी मसले वैसे के वैसे ही मौजूद है। नाज़रीन, हम मज़ीद खबरें भी डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर, लाहौर में 267 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें, LDA ने कार्रवाई के लिए कमर कस दी है। अब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी तो नहीं है ना कि सुइस जो है वो बन रही है और किसी को पता नहीं लगा, कोई धागा जो है वो बन रहा है उसको पता नहीं लगा। मुतासिर आपके प्रोग्राम में ही तज़किया कर रहे हैं, गैर कानूनी सोसाइटी के बड़े पुराने मुतासिर हैं, बड़ी एफर्ट कहानी है ये जो सोसाइटीज़ की है कि सोसाइटीज़ बनती रहीं सबके सामने, बाद तब कोई नहीं बोलता, तब हमेशा खामोशी इख्तियार की होती है। यानी LDA के हैंड ओवर तो बाद में हुई है, उससे पहले जब जो TMS के पास थी सोसाइटीज़, ये तो सोसाइटीज़ बनती रहीं, बन चुकी, प्लॉट्स बेच दिए, बेचने के बाद उन्होंने कहा ये गैर कानूनी है। उस वक्त तक जाली या 2 नंबर तरीके से बिजली के कनेक्शन भी नज़र आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। जब सारे प्लॉट बिक गए, मालिक भाग गए, तो उस वक्त जाली करार। अब ये कि ना तो उन सोसाइटीज़ में रहने वाले कोई सहूलत ले सकते हैं कि ये NOC नहीं है इनके पास, अप्रूव्ड नहीं है, और ना ही वो कोई रोला डाल सकते हैं, शोर कर सकते हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये लाहौर की डिवीज़न की बात करें तो दुरे नायाब की कहानी और इंतहाई हार्ट टचिंग इस लिहाज से है कि 3 मरले का, 5 मरले का, 4 मरले का जो प्लॉट ख़रीदता है, बनाता है, उसको वो अक्सर घर के जेवर बेच के, चीज़ें बेच के जमा पूंजी बेच के, ऐसे नहीं बन जाता, कोई ऊपर की कमाई नहीं होती। अक्सर मैंने जिनके से मिला हूँ, जो मेरे इर्द गिर्द मेरे मोहल्ले में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ रहते हैं, ऐसे ही जैसे मैंने मुश्किल से बनाया वैसे ही उन्होंने बनाया था।
अब हाल ये है कि बिजली नहीं है, 3 साल से बिजली नहीं है। और उससे पहले जो बिजली के कनेक्शन, और आप ये अंदाज़ा कर लें कि लेस्को ने ट्रांसफार्मर भी लगाया हुआ है। अब वो जाली ट्रांसफार्मर कहीं से आया हुआ है, जाली लोगों ने लगाया हुआ है, जाली वायरिंग की हुई है, जाली लोग है बेचने वाले, सब बिकता रहा है। वही आपकी वाली बात कि कहीं से कुछ अप्रूव नहीं है, लेकिन पूरा करने के चक्रों में आप जाली चोरी करके सब चोरी होता है, करप्शन के जरिए। देखिए सिमल, हम अगर बात को बुनियाद से देखें तो एलडी का ये काम नहीं है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाए, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए और आपके पास मेट्रो बस और ट्रेन खड़ी कर दे और ये कर दे। इनका काम है शहरियों को साफ और शफाफ तरीके से उनकी मेहनत की जमा पूंजी के इव्ज एक रिहायशी प्लॉट फराहम करना, एक छत फराहम करना, एक सोसाइटी फराहम करना जहाँ पे वो प्लॉट ले सकें। इनके माफिया ने जानबूझ के सरकारी इस हैसियत को गवाया है, आंखें बंद की हैं और प्राइवेट माफिया को बढ़ने इतना दिया कि 267 गैर कानूनी स्कीमें इनके सामने जो है तकरीबन अब बढ़ चुकी हैं, पैदा हो चुकी हैं, पूरे तरीके से फैल चुकी हैं और सैकड़ों हजारों प्लॉट बेच चुकी हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं सरकारी खातों में। और देखा जाए तो इन्होंने इतना जुल्म किया है कि जहाँ पे जमीन थी मस्जिद की, जहाँ पे जमीन थी कब्रिस्तान की, जहाँ पे जमीन थी डिस्पेंसरी साइट की, वो भी एजुकेशन साइट की, सब जमीनें बेच के इन्होंने प्लॉटिंग कर दी है, कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल सही, लेकिन अब कमर कस ली है तो एक्शन क्या लिया जाएगा? क्या सोसाइटीज बंद कर दी जाएंगी? इस पर बात करेंगे। मुझे जी सोल्यूशन क्या है? अब कमर तो कस ली, क्या मुनहदम कर दिया जाएगा, मिसमार कर दिया जाएगा या उनसे एसओपीज पूरे कराए जाएंगे? क्या सूरत हाल रहेगी? बाकी जो डिटेल है वो दुरे नायाब बताएंगे, लेकिन जो मेरे इस पे कंसर्न है वो ये है कि पकड़ने वाले हैं जो टाउन प्लानर है, पकड़े जाने चाहिए। जो मुलाजमीन जिनकी जिम्मेदारी है कि जब को टाउन या इस तरह का मर्ज होता है, जुरिडिक्शन में टाउन बनाया गया, टाउन या कोई इस तरह की लोकेलिटी जो है वो हाउसिंग स्कीम जो अमर्ज होती है, तो उस वक्त क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और नहीं की गई है तो उसको भी उसी तरह ही पकड़ा जाना चाहिए। और फिर ये कि जो सिविक फैसिलिटीज़ इदारे देते हैं, जैसे लेस्को है, सरेदस, जैसे गैस वाले हैं, जैसे दीगर इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी सिविक फैसिलिटीज़ देना है, उस वक्त इन्होंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग क्यों होने दी? अगर वायरिंग हुई है तो क्या कार्रवाई की गई है, किस किस सोसाइटी के खिलाफ की गई? मेरे नज़दीक एलडीए थोड़ा सा बाद में आता है, क्योंकि एलडीए को हैंडओवर बाद में किया गया है, लेकिन जो टीएमए है वो कैसे इस जुर्म से बच सकता है? लेकिन रजा साहब, आप एलडीए का हाल देख लें, आपने कोई एक रिकॉर्ड निकलवाना हो, आपको वो पापड़ बेलने पड़ते हैं, वहां पर रिश्वतें लगानी पड़ती हैं और कोई वहां पर आम आदमी की तो सुनवाई वहां हो ही नहीं सकती है। वो करप्शन का कल्चर है जो हर जगह पे है, और चूंकि ये इदारे ऐसे हैं कि जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है, इसलिए आप समझें कि आप फंस गए, आप लंबे चक्करों में। इसका हल बताएंगे। मजे की बात यह है कि आम शहरी जो है वो आम प्राइवेट सोसाइटी में प्लॉट लेके भी उतना ही जलील हो रहा है जितना एलडीए की सोसाइटी जो एवेन्यू 1 में 13 साल से ना कब्जा दिया गया है और ना वहाँ पे बिजली का कनेक्शन है, ना वहाँ पे सीवरेज पूरी है, ना वहाँ पे सड़कें पूरी हैं। तो ये हालात हैं, अब इनको इसका तयन करना पड़ेगा और जिम्मेदार अफसरान को पहले लटकाएं, उसके बाद बाकी चीजों पे आए। बिल्कुल, जो जिम्मेदार अफसर जो जिन्होंने सर्विलेंस की जिम्मेदारी थी कि रोके उनको, या जो पैसे लेकर खामोश हो गए, उन्होंने ये सोसाइटियां बनने दी, इनको फलने फूलने दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई अब होने जा रही है। उम्मीद है कि 2013 के बाद जो बेजाब्तियां हुई हैं, एलडीए के नए डीजी उस पर कोई एक्शन लेंगे और जिम्मेदार अफसरान को देखेंगे, जिसके लिए कोशिश भी की। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया दुरान नायाब, बहुत शुक्रिया रजा खलील साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाना। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब अपने सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे बचत बाजार। सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है बचत बाजार में जहां सेल लगी है, दैट इज गियोडानो, जहां पर 20% तक आपको ऑफ मिलेगा। ज़ारा शूज अप टू 70% तक आपको ऑफ मिलेगा। और अगर आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है तो सलीम फैब्रिक्स पर आप जा सकते हैं, वहां जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। 15% तक डिस्काउंट आपको मिलेगा और साथ साथ ह्यूज वैरायटी और कलेक्शन जो है वो कपड़ों की वहां पर अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे, हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में डालडा बनास्पति घी है जी, 5 kg 10 प्राइस 875, प्रमोशनल प्राइस 785।
नेशनल पिकल है जी 400 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 130, प्रमोशनल प्राइस 90, आप 40 रुपीज़ बचा सकते हैं। और दूसरी जानिब आपको बताएंगे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम यहाँ अस्पताल में हॉस्टल की इफ्तिताही तकरीब जारी है। In its construction, land, utilities provision and progress was monitored by the health department itself. Nothing can happen unless enable visionary leadership is there. We are lucky to have Mr. Najam Ahmed Shah, the Secretary Specialized Health Care and Medical Education Punjab with us. He is Presidential Award winner for his civil services. I request him to share his views on this occasion. Bismillahirrahmanirrahim. Her Excellency Miss Margaret Adamson, Australian High Commissioner for Pakistan. Professor Asad Aslam Khan, Principal College of Ophthalmology and Allied Vision Sciences. Mr. Mohammad Farooq Awan, Country Manager, Fred Hollows Foundation, Australia. Dr. Amjad Shahzad, Medical Superintendent, Mayo Hospital. Distinguished guests, ophthalmologists, doctors, optometrists, doctors, nurses and students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I feel privileged to be present on this auspicious occasion of the inauguration of this hostel funded by the Fred Hollows organization and the Australian government. I'm really grateful for Her Excellency to grace this occasion, spare her time to be here. And I'm also thankful for Professor Asad Aslam and his team and the engineers and the leaders who have worked in the construction and development of this project. Ladies and gentlemen, there is a long 5-page speech prepared from my department for this occasion for me. And when I was coming in the morning, I was thinking that how am I going to deliver this speech? Can I be able to deliver any message in this speech or not? And then I came here and I visited the whole site. And I came to the class, I looked at the faces of the teachers and the students. And I went all around this whole school, the hostel, and the classrooms. And I decided myself that this speech is not relevant anymore. I feel that whatever has been done in 2 decades. And I cannot put them together in this monotone speech which has been written by my additional secretaries. I believe that this is an example which is live and kicking. I believe that this is a room which has bright people, bright faces, dedicated teachers and dedicated students who are proud, and not only proud but have this confidence of delivering something to the nation of people of Pakistan. जी, आप देख रहे थे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम म्यू हॉस्पिटल में हॉस्टल की इफ्तिताही तकरीब। इसी के साथ यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानेंगे और इसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसा नाम मौजूद है जिसने बॉक्सिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया, और सिर्फ तहलका नहीं मचाया बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और हमारे साथ इस वक्त बॉक्सिंग की दुनिया के एक ऐसे स्टार मौजूद हैं जो कि एक अच्छे बॉक्सर ही नहीं, एक माने हुए बॉक्सर ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छे इंसान, मुहिब वतन, और उसके साथ साथ एक सोशल वर्क को साथ लेकर चल रहे हैं। और सोशल वर्क जब करते हैं तो पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आता है। और पाकिस्तान में जितनी भी जगह हैं जहां हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वहां पहुंचकर जो है वो चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। अभी रिसेंटली थर्ड से वापस आए हैं, वहां पर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बॉक्सर आमिर खान। अस्सलाम वालेकुम। Waalaikumsalam. हाउ आर यू? I'm doing good, thank you very much. So how's it been like, you know, your success and everything, and you've got success in a very young age, like 22. Yeah, you know, success came to me, I'm 29 years old now, so success come to me, you know,
quite early in my career when I was 18, I was 17 years old. I was in the Olympic Games. I was the youngest ever to win a medal. I'd become world champion at the age of 22. Since then, I've just been fighting all over the world in Vegas, topping the bill in Vegas, New York, England, London. So it's quite a long journey of success, I think. Yeah, it's a very long journey. I mean, I've been boxing now almost 21 years of my life. So it took me a long time to get to this position, but all it takes is hard work, dedication, and you just have to stay focused. So did you know since childhood that you want to go in this field, you want to be a boxer? Well, no, not really, because I always used to say that one day I'm going to become a great champion. But I didn't think I was going to be as big as I am now. I had big dreams, but this is amazing what where I've reached to. But I think as a young sportsman, I think all young people need to have ambitions, and I had ambition to one day become world champion, and mashallah, I have achieved that dream. And that's amazing. That's amazing, because with your name, Pakistani name can come as well. So you portray our softer image as well. Yeah, no, definitely. I mean, it's a little bit difficult times we are going through in Pakistan. A lot of people, whenever we mention Pakistan, people say, "Oh, wow, is it dangerous over there? It must be really bad to live there." And I'm like, no, Pakistan is fine. So I like to be like an ambassador to the people around the world that Pakistan is a safe place, is a nice place, is a beautiful place. So I like to promote the country. You were born in England and then you have roots in Pakistan. So how was your upbringing? Like you kept on, your parents kept on feeding you that you belong to Pakistan and you have that responsibility on your shoulders. Yeah, all the time. I mean, my parents always brought me to Pakistan when I was young. Always made sure we didn't forget our roots. We from Rawalpindi area, and I used to like coming here when I was young. Obviously, the weather gets super hot in the summer, so we used to always come in the summertime because it used to be school holidays. But overall, I used to love Pakistan. I still love Pakistan. I love Pakistan even more now because I have so much love from the people of Pakistan. So because they own you, they have the ownership in you. That you're a star and we own you. Yeah, and 100%. You're a proud star. Correct, and it's just so nice to have so many people come to me, show respect, and be nice to me, and take a picture with me, and that in a way makes me feel so nice. I mean, But does this stardom bore you or irritate you at times? I mean, sometimes if you're out with your family and you're having dinner and some people are just crazy bothering you after one picture, one selfie, then they take another selfie, then they take a third selfie, and I'm like, this picture's the same. There's no difference in the picture. But sometimes, it can get a little bit too much. But I'm a very calm guy. Even though I'm a boxer, I'm in the ring, I'm very aggressive. But I'm a very calm guy outside the boxing ring, and I like to stay calm and just smile. And even though when I'm getting angry, I can control that. You can control that. That's pretty amazing for a boxer to say that. No, it is. I mean, boxing is not about being angry or being a tough, rough person. Boxers, most top boxers, best boxers, like Muhammad Ali, are really nice, sweet people. So. That's amazing. I think that's something funny because we hate fighting. I mean, I'm one guy who hates fighting outside. I only fight in the boxing ring. Were you a fighter kid when you were a child? I was very young. I was very giving punches to the neighborhood kids. I was that's the reason I started boxing, because I used to be so hyperactive that I used to always beat up the kids on the streets. My neighbors, my cousins always used to fight with them, fight my brothers and sisters. So my dad said, "Look, you better go to the gym and burn the energy off." So that became your inspiration to join boxing professionally? That's right, because I didn't really know much about boxing. I was only eight years old, and the reason I started it was because I was so hyperactive that I needed to do something to burn the energy. You wanted to be a champion, as you said, that you wanted to do something when you were a child. So you belong to a country where hockey or cricket is like most popular games. So why didn't you go for any such sport? Because I kept missing the ball when I used to go for the shot. I was never good at cricket. Did you play cricket ever? I played cricket. I was more of a bowler, but obviously I used to do a lot of wide balls as well. So, I mean, I like the extreme sports. I don't think cricket is too extreme. I'm not extreme. To get that adrenaline buzz, to get that, to make it, I need a sport that's going to make me put everyone on the edge of the seat and put me and myself on the edge of the seat. Give me a little bit of fear. I mean, cricket, in my opinion, is a soft sport, is a gentleman's sport, whereas boxing is a real man's sport. Aggression on the ring.
I mean, boxing, and at the same time, boxing is also a lot of thinking because you have to be very smart. You need to know when to punch. They say it's all about mind when you're playing boxing. Mental, yeah. You have to know when to punch, when to move, when not to throw a punch. So these are little things that you have to always remember. So I think boxing is a sport that's not only you need aggression, you need a good mind as well. Were you afraid when you were first time in the ring? Never know. Nervousness? I think that was the time that showed my coaches if I was going to be a champion or not, because when I first went into the boxing ring, I was never afraid, and they couldn't believe that because mostly kids at the age of 8 years old are always scared. I used to be like, I want to fight, I want to go in the ring. So that was something like different to the coaches. They never expected that from 8 years old. I mean, I used to say to him, put me in the ring with the big guy. Oh. And they used to be like 16, he used to be like, and you weren't afraid? I was never afraid. And I think still in me now, I'm never afraid. I'm never afraid from nothing, and I think God has given me that strength. Look. Did your parents support this? Because, you know, there are punches from the other side as well, and you can get hurt. My mom and my grandmother used to hate me boxing. They used to be like, oh, please stop. But my father was very supportive because he knew that boxing kept me good on the streets and also in school, because one thing about boxing, teaches you discipline. Now, if I had to behave in school and in mosque and on the streets, then I was allowed to go to the gym. If I used to misbehave, then I was not allowed to go to the gym. So in a way, it taught me that discipline, that I have to behave outside. And then at the same time, with all the hard training that we used to do, I used to be so tired anyway. So I used to come home and go straight to bed. So there was no time to roam around. No time to roam around or do any more fighting. Right. So बहुत से लोग अभी जो आपको सुन रहे हैं और जनरली भी जब आप मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया पर भी और यहाँ पर भी नज़र आते हैं तो आप इंग्लिश में बात करते हैं, तो मैं चाह रही हूँ ज़रा लाहौरियों को पता लगे कि आपकी उर्दू कितनी अच्छी है। सो ज़रा उर्दू के बारे में बताइएगा, आपको बोलनी आती है? उर्दू इतनी नहीं आती है, बस थोड़ी सी आती है। आई ट्राई टू स्पीक अ लिटिल। अभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। माय वाइफ फरियाल, वो हर दफ़ा मेरे साथ बोलती है उर्दू में। It's very good and I'm impressed. I think हमें switch कर लेनी चाहिए language और हमें उर्दू में बात करनी चाहिए. We should do a little bit on and off. Bilingual is fine, I think. Bilingual is good. But फरियाल teach करती है मुझको उर्दू थोड़ी सी, और बस 1 साल हुआ मेरी practice का. And I'm impressed. Truly, I'm impressed because बड़ी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं आप. No, I mean confidence चाहिए ना, so I need to get confidence, a little bit of confidence. So let's see, ये 1 घंटा यहाँ पे भी आप उर्दू बोलें and you'll get the confidence, I think. So you have fans all over the world, पूरी दुनिया में, और लड़कियाँ खास तौर पर आपकी बहुत फैन हैं. So young age में शादी कर ली, ये लगा कि मैं fans को disappoint कर रहा हूँ in any way? No, you know, I've been to all the countries in the world. मैं सब places मैं गया हूँ और fights भी किए all around the world. Female support अभी भी बहुत मिलती है. You know, they all love to watch me fight, and for me, boxing and my family comes first. So you know, I don't think I got married young. I think for me, being a boxer, I needed that focus. मुझे वो focus चाहिए था. That I need to get married young, so that way I don't have no distractions. But all over the world जब support मिलती है तो फरियाल को bother करता है कभी female fans, फोन आ रहे हैं, Twitter, social media पे? फरियाल mind नहीं करती. She's quite easy. वो मेरे साथ भी go for dinner और 3-4 लड़के आते हैं. I'm come take picture or hug me, and फरियाल ठीक है. She understands. She's fine. Yeah, she understands. Like, look, this is part of the job he's in, and you have to be nice because, you know, I want to be a people's champion, and when you want to be a people's champion, you have to be nice to your fans. So how did you meet फरियाल? फरियाल से मुलाकात पहली कब हुई थी? किस तरह से हुई थी? फरियाल के साथ मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई थी, और मैं उधर था Prada eyewear. No, she didn't know anything about boxing. उसको boxing के बारे कुछ नहीं पता था. So उसने बोला, हम गए थे, मैं गया था न्यूयॉर्क और उधर मिली थी एक डिनर पर. We kept in touch. And then I told my mom, dad, मुझे एक लड़की मिली है. Who had a crush on who? You or her? I think it was me. I think it was me, yeah. And you approached her? Yeah, and I approached her because she was very quiet. She's very, very quiet. And I like a quiet girl. And I thought,
you know, she's my type. She seems lovely. She seems nice. So I went home and told my parents. And directly I said, Mom, I like her. मुझे एक लड़की अच्छी लगती है. Did you propose her first? I think I did, yeah. And how was it? Like, Lahori सुनना चाहते हैं आपने कैसे किया था? एक boxer जो you who's so tough and aggressive in the ring. Nice and simple. मैंने कहा, Farrell, you want to marry me? तो मेरे साथ शादी करेगी? And she said, no problem. She goes to me, let me ask my parents. She said to me, let me ask my parents. So she didn't say yes. She goes, oh, I need to ask my parents because I like you, but you know, I have to ask my parents. So, but then, mashallah, it went through the family. I left it to the family. I told my parents. She told her parents, and so within a year we got married. Does she know boxing about boxing now? Now she does. Yeah, she hates me. How the fuck कहती है? Oh, Amar, please, boxing ko bas karo ab. You know, it's time to look after the family now. I'm like, no, 2 more years. Time 2-3 more years. Time अभी मैं मेरे career में इंशाल्लाह हो गए 2-3 more years. Abhi, I'm still going strong. I'm only 29 years old. I'm still young. So I still think I have 2-3 years left in me, good years. You became WBA, World Boxing Association champion. So how does it feel? You know, it's a big thing, and you were only 22 at that time. I was young then, yeah. You were young. I was young, and my dream was always to become a world champion. And when I had the opportunity to fight for the title, because I kept winning all my fights, and I said to my promoters, let's take the fight. And I was up against a guy who had more experience than me, who was a man. I think he was 35 years old or 33. He was from Colombia, I think, as far as I remember. No, not Colombia. I'll tell you where he was from. He was from, I think it was not French, Germany. Oh, it was Germany, yeah. So I beat him, and I become the World Boxing Association champion. So then I had a world title, which every fighter's dream. It's the same title that Muhammad Ali had. It's the same title that all the big men had. All the famous boxers had the WBA title and WBC title, and mashallah, I'm in that position now where I hold the same titles as these. So आपको पता था that you can win this title? मैं थोड़ा सा nervous था पहले. Then afterwards I got my nerves back and I said I can win this. I believed in myself. And I think ये वो चीज़ है, अगर आप अपने ज़हन में बिठा लो that I can do this, I have this potential and I would deliver and I would get it. So वो चीज़ जो है वो खुद ब खुद आसान होती जाती है. For sure. नाज़रीन, हम मज़ीद बातें भी करेंगे. एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे यहाँ पर. ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. वेलकम बैक नाज़रीन. गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे. बरतानवी नियाद पाकिस्तानी बॉक्सर जो कि स्टार हैं पूरी दुनिया के, आमिर खान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं. अच्छा आमिर, हम बात कर रहे थे अबाउट योर फाइट, और मैं खुद उर्दू बोलूँगी ताकि आपको भी याद रहे कि हम उर्दू में बात करें. सो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी जर्नी में, जो आपको कभी ना भूला हो? एक फाइट थी, उसका नाम था ब्रेडिस प्रेस्कॉट, और वो फाइट नंबर 17 फाइट थी मेरी. That was the first fight I lost. पहले राउंड में, and I got caught with a big punch, and never recovered. Since that day, you know, I totally changed the way I train, the way I live, the way I am as a person, being humble, because whenever Allah can turn the tables when He wants, and if you become too big-headed, or if you become too cocky, then over. So, what time tha, you know, fight number 17, I learned so much in that fight. By losing the fight, even though I lost the fight, so people say you didn't win. I said, but I learned so much, because what fight made me the champion I am now. If I won that fight, I don't think I'd be in this position now, because maybe I would have got big-headed, or so my training. I think it took one punch. That's sweet. Like you know, if you consume it in one sentence, so it took one punch. Exactly. So I gotta take one punch, and it must have been just the right punch. I mean, you can always. I mean, I'm not guys out with one punch, but this guy must have just caught me in the temple, which is the worst place to be hit. But look, that's the life we're in. I think we're in the toughest sport in the world. That's why when you compare, and I think that was the greatest thing, that you took lesson out of it. You learned something out of it. I mean, it was upsetting at the time. I was very upset. You know, like I lost the fight. Confidence-wise,
I had to rebuild myself up again. But it shows the type of person I am, because most people would give up and never come back. But I came back stronger from this. You've participated in Olympics as well. Yeah. So the charm and the glory of Olympics, how was it? Yeah, 17 years old. I was the youngest ever Olympic champion from the UK, and it was amazing because no one expected me to do anything in the Olympics. They said he's a young boy, he's going to be fighting men at 35 years old, and a 17-year-old fighting 35-year-old men, experienced, physically stronger than me. And I went in there and I got beat in the finals. I went through all the rounds, beating the European champion, the world champion, the former Olympic champion, and then in the final I got beat by 6 points. But then I rematched him and beat him. But these are all great things I've done in my career, because the name I am now is because of those fights, for losing fights, winning fights, going to Olympic Games. It shows what type of a character you have when you lose a fight, because we all, it is a sport. I think it's a game. It's a game. You're going to win, you're going to lose. But it's how you come back. And that's why, like, you know, we have to support, like, for example, cricket in Pakistan. Pakistan team loses a lot of cricket matches, but they have to come back stronger. Now, by coming back stronger, you have to sit down with your team. You have to see where the mistakes are. You have to say, why did we lose a fight? Why did we lose the game? And then you write down all the mistakes, and then the next time you go into training, you make sure the right things are done. You try harder. And you try harder and work harder. And you have that mentality as well that you never want to lose again. When you started doing boxing, कितने घंटे जिम में ट्रेनिंग करते थे? मैं जिम में था हर रोज 4 or 5 hours a day. Extreme training. Very hard training. Like, you know, training so hard that you feel your heartbeat pumping at your chest, and you know, you feel sick from all the really hard training, and you're just about catching a breath. I mean, this is training. Boxing training is the hardest. Now, I would love to compare the training I do to probably a cricket player. They would never deal with a day of a training. The training that we do is brutal training, and then at the end of that training, we go into an ice bath, which is something like 2 degrees in this freezing cold water. We have to sit in there for 2 minutes because it heals the muscles. I mean, people don't know about this. These are the techniques जो बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग ये चीजें जानते हैं. So you announced a boxing academy as well, so that you could, you know, convey whatever you have learned. Yeah. So मेरी पहली boxing academy वो जिन्ना stadium इस्लामाबाद में है, और and the reason I did that, मैं opportunities दूंगा पाकिस्तानी young youth को. So I want them to do boxing. I want them to become champions. क्योंकि हमारे country में पाकिस्तान में बहुत talent है, and we need to promote the boxing the right way. So that's the reason I opened this gym. I want to give back to Pakistan. Pakistan's been great with me. They've been very supportive. There's this guy Hussain Shah. He won bronze in Olympics. Yeah. So we have talent. We have potential. Yes. I mean, I was in a place called Liari. Great boxers are there. Amazing talent. So many good football sportsmen, physically and mentally strong. But what we don't have are the gymnasiums and the infrastructure. Now I'm here to build the gyms, build the infrastructure, and hopefully I really believe that we can take it to a different level. And I think that's very interesting. बहुत से लोग जब स्टार बन जाते हैं और बहुत चीज़ें अचीव कर रहे होते हैं तो वो बैक साइड पर नहीं देखते कि क्या चल रहा है. But you're looking at your roots कि जहाँ से आप गए उसको भी establish. Because I was there one day and I never got the motivation from anybody. I did it myself. But if I did have the motivation from someone, maybe it would have helped me, and I would have been a better fighter. You know, so sometimes I know it's a karma. Like what you give, you get back. So if you're doing good, the good will come to you. अच्छा, एक सवाल जो मेरे ज़हन में कब से फिर है. Is it hard? You know, what is harder, to defend the title or to win one? To defend. To defend it. Yeah, it's always harder to defend. Pressure बहुत ज़्यादा आ जाता है. Pressure भी है और expectations. It's mainly pressure. Because you're the champion, you're nervous. You have to make sure you don't lose a fight. Sab log, you know, all eyes are on you. Everybody wants you to win because you are the champion. So pressure. Does that make it harder? Guess, Sorry. Does it make it harder? It makes it a lot harder. Yeah, it does make it harder, but then because we're so used to it, I've been doing it all my life. You kind of get used to all
all the pressure and how to perform, all the performances. So it's something now I'm used to, but before it was quite difficult. Because बहुत ज़्यादा expectations, बहुत ज़्यादा pressure, and then family friends खास तौर पर जब वो आपके सामने खड़े होते हैं तो you want to prove yourself every time. I Exactly. So I'm proving myself every time, not only to my family or my friends, but I'm proving myself to Pakistan, I'm proving myself to England, I'm proving myself, mashallah, around the world, to all the Muslims around the world. Being Pakistani or non-Pakistani Muslims, all the Muslims support me, and I have a huge fan base around the world. I can go anywhere in the world and people know who Amir Khan is. And so when you know that, it's pressure, you know, it gives you a little bit of pressure, like, wow, I have to perform because these people are rooting for me. There's another wow thing about you, like you're a star and you're doing, in your field, like you're opening boxing academies and everything, but you're doing social work as well. Yeah. So, उसका क्या मकसद है और social work का idea किस तरह से आया, इस पर बात करेंगे. मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी और आपने उसके तहत काम क्या किए हैं, फंड रेजिंग किस तरह से होती है, इस सब पर बात करेंगे. नाज़िन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे. वेलकम बैक नाज़िन. गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे. सोशल वर्क की हम बात कर रहे हैं और आमिर इतने बिजी स्केड्यूल में और इतना स्ट्रॉन्ग करियर होने के साथ साथ सोशल वर्क का ख्याल कैसे आया? Yeah, the reason I do charity work is because, you know, I see the poor people, I see the less fortunate people, अभी मैं गया था Thar yesterday, मैं अभी आया वापस कराची से, and I couldn't believe the poverty there. These people have nothing, उनके पास कुछ नहीं है. You know, not even a house. The houses are made out of straw, made out of wood, and we look at the way we live. And so that's why it's my duty to help, to use my status the right way and the positive way and help these poor people, because I can't take the fact that there's so much poverty there around the world, and we as humans, I think it's a test, not to them, to us, but to us, what we're gonna do to them. Right, that's I right. really believe that Allah has given us the test, not to them. They're there, but Allah has given us the test to see how we will perform and what we will do for these people. So what's the agenda of this trust, Amir Khan? So I have the Amir Khan Trust in Pakistan, England, USA, and basically on the website, which is the AmirKhanFoundation.org. On there, people can donate, and also I do a lot of dinner events. In the UK, in Ramzan, I do a lot of charity dinners. In Pakistan, I'm going to do one maybe in next month in September towards end in Lahore. So people can donate. I show them the videos of the work I'm doing. MashaAllah, we've done work in Africa, we've done work in when the Zalzala happened in Pakistan, when the floods happened as well, and when the APS school, when the shooting happened, so the team went there as well. So we do a lot of work, and now recently in Thar, I built water wells and solar panel and as electric water wells, so that way it's easy for them. And also with solar panel energy, we will then, for the homes of these people in Thar, we will give them light, because these people have no light, they have no electricity, they have no fridges, they have nothing. These people have nothing, so I said, let me introduce some electricity to them. So I'm doing a lot of work with a company called Pak Oasis, and they also teamed up with me, so we're doing a lot of work. How's the response पाकिस्तान में खास तौर पर जब आप charity events करते हैं जिसमें fund raising भी होती है और आप अपने friends, families और जितने भी लोग who are following you, so वो वहाँ पर आते हैं, और पाकिस्तान is one of those countries जहाँ पर charity और help बहुत ज़्यादा की जाती है. So आपको response कैसा मिलता है? Response पाकिस्तान में बहुत अच्छा है. People trust me, वो trust करते हैं Amir Khan Trust को और Amir Khan Foundation को, and they see the work we do. मैं खुद जाता हूँ उधर, खुद काम करता हूँ, meet people myself. I don't send a team there. You know, most people would send a team there. Oh, आप जाओ, I'm going to relax. But no, I go myself to make sure the work is being done. Like for example, I went to Thar yesterday. It took me 6 घंटे लगे थे मुझे उधर जाने के और 6 वापस आने के. So it's so long, and physically anybody else would say, I'm not doing this, I'll go relax. You take my name, use my banner, use my poster. And I think that's what makes this foundation reliable, and its credibility जो है वो. And also I said last year I was building an orphanage in Africa, and I said I'm going to build it
I'm building an orphanage. And then I said to them, within 1 year it will be ready. MashaAllah, in 1 year it's ready. And I showed everybody where their money was spent. You know, one thing about the Amir Khan Foundation, Amir Khan Trust, we show where your money is being spent physically. We will show you everything. Because MashaAllah, Allah's given me a lot. I don't need anyone else's money. I'm happy the way I am. And I think if you start a noble cause, Allah Ta'ala helps you. Allah Ta'ala 100% helps you. No matter, you know, it's funny because whenever I do charity dinners, I even go on the stage and talk about what I'm doing. And one of the trustees, his name is Riz Malik, Rizwan, and he says to people, look, I promise you, when you give to Allah, when you say I'm giving this to the poor people, it could be 10,000, 20,000 pounds. You will get it back, and you will not feel the difference of not having it. And you know what? I have so many people come to me and say, Amir, honestly, we give the money, and the money was like come back to us so quick. It's always a round circle. It's like a round circle. They couldn't believe it. That comes to you. So it just shows Allah, when you give, Allah gives you more back. So that's what I've realized. And I think that's the faith. और अगर आपका faith strong है, आपका ईमान strong है, तो खुद ब खुद आपको help जो है वो मिलती रहती है. So मुझे बार-बार एक चीज़ कही जा रही है, आपका एक fan है यहाँ पे भी, और वो हम मुझे कह रहे हैं कि पूछ ले please कि आपकी inspiration कौन था? मेरा inspiration Muhammad Ali था. The reason why वो people champion था. You know, he was loved by everybody. Like I'm loved in Pakistan and the world by everybody. He was just like me. He did charity work. He was a good person. He was just obviously he was a great boxer as well. But what made him special was he did all the humanitarian work. He went out and helped the poor people. He stood for what is right for him. For example, You've ever met him? I met him twice. And how was it? He was a very nice guy, and when I met him, he couldn't speak because of his illness. But he was understanding everything I was saying, and I told him I recently just got back from Umrah. At that time, I was in Saudi, and I come back from Umrah, and I said I've just been and done my pilgrimage. And even though he doesn't speak, but he stuck his hand out and shook my hand, said, "Well done." That's interesting. And when the person you inspired the most is giving you his regards, I think that's amazing. Yeah, I mean, he was being so nice to me, and then he got me. He told me to take a picture with him, so he put his fist up, and so I put my fist up, and he got my hand and put it onto his face, and I said, "No, I can't do that. That's disrespectful." I go, "No. I go, you should put your hand on me," and he started to laugh. But I mean, what a great inspiration he was to not only me, but to many people in Pakistan and around the world. He was a legend, and may Allah Ta'ala grant him the biggest place in Jannah. Once you said there is this statement about you: a hard boxer in the ring is soft at heart and loves his wife. Yeah. You've said that. So what's that statement? You being humble, or you actually that soft at heart? I think basically what it is you know, we boxers in the ring, we are hard men in the ring. But once we're outside the boxing ring, I'm a husband and I'm a father. My daughter. How's your relationship with your daughter? She's mashallah cute. Yeah, Lamaisa, mashallah, she's amazing. I love her to bits, and everything I'm doing in my life now is for her. So she brings the softness out of me. I'm a softy to her. She's amazing. She loves me. She calls me daddy. She runs to my room. Recently her birthday celebration, it was amazing. It was amazing. Yeah, so I bought princesses for her, and she was dancing with the princesses on her birthday, and she was loving it. And because we missed her first birthday because I was in training, the second birthday came, so I said I have to do a nice one. It big. Because when she grows up, she's gonna say, "What did you do for me?" So I had to make sure. That's right. But that's right. But she's a wonderful girl. I guess she will see all those efforts you were doing, and the way you're saying that you're doing it for your daughter, so that counts for something. No, for sure. In the end, एक मैसेज बिल्कुल उर्दू में, कोई इंग्लिश नहीं, लाहौरियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं आपको थैंक यू वेरी मच. आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट फाइट होगी जनवरी और फरवरी में. आप सब दुआ करना, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. Thank you so much, Amit. Thank you, and I think that was amazing. Good luck for the fight. Are you nervous about that? No, I'm not nervous. I'll be fine, inshallah. Still good luck, and we'll pray for you, inshallah, and will that fight. And keep the good work doing, the social work especially, because we need it. We need it here in Pakistan, and the softer image. जो आप पूरी दुनिया में
पोर्ट्रे करते हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सेहत दे और आप ये काम करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। एक बड़ी इंस्पिरेशन यहाँ पर मौजूद थे जो कि खुद स्टार हैं लेकिन आप लोगों को नहीं भूलते, पाकिस्तान को नहीं भूलते, और ऐसे लोग जो नहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते उनको साथ लेकर चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी हदायत दे, कोशिश जारी रखें और हमें भी हदायत दे कि हम भी कुछ ऐसी ही मिसाल जो है वो अपनी ज़िंदगी की छोड़ कर जाएँ। इजाज़त दीजिएगा, कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।